टैरो रीडिंग बेसिकली एनर्जी होती है। टैरो रीडिंग एस्ट्रोलॉजी से बिल्कुल एक डिफरेंट कंसेप्ट होता है। लोग बोल देते हैं ना कि ताश के पत्ते हैं और पत्ते खेल रहे हो, ये बिल्कुल भी ये नहीं होती है। वो आपकी पूरी पिक्चर बता देता है, आपकी पूरी ज्योग्राफी। एक इंट्यूटिव साइकिक कभी नहीं हो सकता, लेकिन एक साइकिक हमेशा एक इंट्यूटिव होता है। कभी भी अगर किसी को अपनी इंट्यूशन पावर ये सारी चीज़ें ना एक्टिवेट करनी होती है, क्योंकि हर किसी के अंदर होती है, किसी के अंदर थोड़ी ज़्यादा होती है, किसी के अंदर कम होती है। तो सबसे पहले तो ये कोशिश करना छोड़ दो कि एक साथ आपको आ जाएगी। ऐसे भी पॉसिबल है कि जो टैरो रीडिंग है और न्यूमरोलॉजी है दोनों इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। क्या आपको रिलेशनशिप में कंफ्यूजन है, या फिर फैमिली में काफ़ी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या करियर में डायरेक्शन नहीं मिल रही, या फिर हेल्थ रिलेटेड काफ़ी इश्यूज है? सो डोंट वरी, आज ही जुड़िए टीवीटी ट्रिनिटी से। यहाँ पे हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसे सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर्स, लाइफ कोचेस, करियर कोचेस और काफ़ी प्रोफेशनल से जो आपकी दिक्कतों का सोल्यूशन निकालेंगे। अगर आपको लव लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, या फिर करियर में डायरेक्शन चाहिए, या फिर अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखना है, सो आज ही हमसे जुड़िए एंड कॉन्टैक्ट अस ऑन 8448801064। Thank you. Welcome to another episode of TVT. Today we are here with Miss Komal Goyal, who is a certified tarot reader and a numerologist. So today we will get to know so many things about tarot reading and numerology and their basic myths and facts. So let's welcome Miss Komal ma'am. हेलो, माय नेम इज़ कोमल गोयल एंड आई एम अ स्पेशलिस्ट टैरो एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं टैरो के कुछ एस्पेक्ट्स के बारे में, न्यूमरोलॉजी के नंबर्स के बारे में, कैसे हमारे डेस्टिनी पाथ नंबर हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट डालते हैं, क्या क्या मिथ्स होने वाले हैं जो लोगों को लगता है कि टैरो से रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स हैं और न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स हैं, क्या आपका लाइफ पर्पस हो सकता है, क्या आपका सोल पर्पस हो सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। So Komal ma'am, as we know that you are a tarot reader and a numerologist. So आप बता सकते हैं कि how did you start your journey? आपने कैसे स्टार्ट किया ये सब? सो इट्स बेसिकली ये इंट्यूशन थी जो काफ़ी टाइम से चल रही थी, बट कभी इस चीज़ पे काम नहीं किया, कभी इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया। बट एक होता है ना कि जब सही टाइम आता है आप तभी उस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो। तो बचपन से बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में थी मैं, लेकिन कभी भी उस चीज़ को इतना बहुत लाइटली लेती थी। तो अभी जब मेरी डॉटर हुई ना, उसके बाद मुझे चीज़ें रियलाइज़ हुई कि कुछ अपने लिए भी कुछ करना है, क्योंकि मैंने बहुत प्रोफेशंस चेंज करे हैं एज अ पर्सन। तो मुझे लगा कि ये भी शायद मैं करूँगी और भी इसको चेंज कर दूँगी। बट जब मैं इस प्रोफेशन में आई, मैंने ये चीज़ें सीखी, जब मैं इन चीज़ों से अलाइन हुई, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मे बी शायद जो मैंने प्रोफेशन ट्राई करे थे ना, मैं एक्चुअल में मेरा लास्ट स्टॉपेज यही था, मैं बनी ही इसके लिए थी। फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट बनता गया, मैंने और चीज़ें सीखी, टैरो से न्यूमरोलॉजी पे आई, फिर सिग्नेचर एनालिसिस पे आई, वॉच एनालिसिस पे आई, करंटली अभी मैं एस्ट्रोलॉजी भी कर रही हूँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें वो धीरे धीरे आपको कनेक्ट कर रही हैं उस चीज़ के। तो मेरी जर्नी 2 साल पहले शुरू हुई थी और अभी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, और अभी मैं सोच रही हूँ कि आगे भी यही चीज़ चलती रहे और कंटिन्यू ही चलती रहे। ओके, सो मैम अगर आपको बताना हो व्हाट इज़ टैरो रीडिंग, अगर आप लेमन लैंग्वेज में बात करें तो आप कैसे बताओगे वो? सी टैरो रीडिंग बेसिकली एनर्जी होती है। टैरो रीडिंग एस्ट्रोलॉजी से बिल्कुल एक डिफरेंट कंसेप्ट होता है। लोग बोल देते हैं ना कि ताश के पत्ते हैं और पत्ते खेल रहे हो, ये बिल्कुल भी ये नहीं होती है। वो आपकी पूरी पिक्चर बता देता है, आपकी पूरी ज्योग्राफी। जैसे अगर हम एस्ट्रोलॉजी में बोल रहे हैं ना, कुंडली आपकी ब्लूप्रिंट होता है, यहाँ पे टैरो आपका ब्लूप्रिंट होता है जो आपका लाइफ आपको दिखा देता है कि एक्चुअल में आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या क्या सर्कमस्टांसेस आते हैं और कैसे अपनी अपनी लाइफ डील करते हो। राइट। और जैसे कि कोमल मैम इसमें बात करें अगर टैरो रीडिंग में, तो एक चीज़ होती है बीइंग एन इंट्यूटिव और होता है बीइंग अ साइकिक। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, बता सकते हैं? हाँ, इन दोनों में ना बहुत डिफरेंस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबकी कंफ्यूजन दूर करना चाहूँगी। सबको लगता है कि एक साइकिक मतलब पागल, साइकिक को लोग पागल से डिनोट करते हैं और इंट्यूटिव को लोग डिनोट करते हैं ब्लैक मैजिक से, कि गट फीलिंग को आजकल कोई समझता नहीं है। लेकिन धीरे धीरे ना ये चीज़ लोगों के माइंड में आ रही है। बेसिकली क्या होता है, इंट्यूटिव होता है एक गट फीलिंग, एंड साइकिक उसका बिल्कुल अपोजिट होता है। जैसे इंट्यूटिव में मैं बात करूँगी, एक हमारे अंदर से एक फीलिंग आती है ना कि ये वाला स्टेप मत लो या फिर ये वाला काम मत करो। जबकि साइकिक में उसका अलग ही पार्ट होता है। साइकिक में हमारा सिक्स सेंस काम करती है। सिक्स सेंस तब काम करती है जब हमें सडन किसी का एक थॉट आता है, या फिर एक इमेजिनेशन आती है, या फिर पूरी पिक्चर हमारे सामने आ जाती है किसी की। इंट्यूशन में ऐसा नहीं होता। इंट्यूशन में एक बहुत हल्की सी गुदगुदी होती है, एक गट फीलिंग होती है, और साइकिक में बिल्कुल ही डिफरेंट पाथ होता है। दोनों आपस में बहुत अलग होते हैं। एक इंट्यूटिव साइकिक कभी नहीं हो सकता, लेकिन एक साइकिक हमेशा एक इंट्यूटिव होता है। सो कोमल मैम, जैसे कि अभी आप टैरो रीडिंग के बारे में बात कर रहे थे, तो इसमें एनर्जीज और फ्रीक्वेंसीज होती है, वो कैसे काम करती हैं?
एनर्जीज एंड फ्रीक्वेंसी ना बहुत अलग लेवल पे काम करती हैं। जैसे हम सब पढ़ते हैं ना कि फ्रीक्वेंसी तो सब जगह होती है। जैसे नेटवर्क की बात करते हैं, मोबाइल नेटवर्क होता है तो वो कनेक्शन ही होता है, सारा Right. फ्रीक्वेंसी का गेम होता है। सपोज एनर्जी भी यही चीज़ होती है, ये भी फ्रीक्वेंसी पे काम करती है कि आपकी फ्रीक्वेंसी किस लेवल तक है, कहाँ पे आप अलाइन करते हो। सपोज कोई एक क्लाइंट मेरे पास आया, उसने क्वेश्चन पूछा, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि वो किस फ्रीक्वेंसी पे आया है? जब वो फर्स्ट क्वेश्चन अपना पूछेगा ना, अगर वो आ रहा है नेगेटिव इम्पैक्ट के साथ तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होगी। उसकी जो वाइब्स होंगी, उसकी जो एनर्जीज मैं कैच कर पाऊंगी ना, वही नेगेटिव वाली कैच कर पाऊंगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत हाई लेवल पे होगी। अगर वो आ रहा है एक सैड, एक मतलब बहुत नर्वस और बहुत सोच के कि पता नहीं मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा नहीं मिलेगा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे। राइट। तो उसके क्वेश्चन के आंसर हम इजीली दे पाएंगे। अगर एक पर्सन आ रहा है कि बाहर से, तो वो ये सोच रहा है कि मुझे तो यार कुछ भी नहीं पता चलेगा और मैं तो इन चीज़ों पे बिलीव ही नहीं करता, स्टिल वो अंदर आ रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी बिल्कुल 5 से कम, बिल्कुल एक होता है ना लो लेवल वाली फ्रीक्वेंसी। आपको आंसर्स तो मिलेंगे लेकिन फिर भी आप उनको समझ नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो पाती। टैरो में स्पेसिफिकली आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होना ज़रूरी होता है, क्योंकि एनर्जीज का खेल होता है सारा। हमारी एस्ट्रोलॉजी भी एनर्जी पे बेस होती है, हमारा टैरो भी फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड होता है और एनर्जीज पे बेस्ड होता है। एक तरह से सारी चीज़ें ना ये एनर्जी पे ही बेस करती है, क्योंकि यूनिवर्स में हम रह रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी यही होता है, वो एनर्जी पे बेस काम करता है। अब अगर मैं कोई मैसेज यूनिवर्स में दे रही हूँ, सपोज मैं मैसेज ये दे रही हूँ कि मैं तो यार बीमार हो गई, मैं तो यार बीमार हो गई, तो थोड़ी देर बाद ना मैं इतना बीमार हो जाऊंगी कि मैं चक्कर खा के बेड पे गिर जाऊंगी। और अगर मैं ये सोच रही हूँ कि यार मैं बीमार तो हूँ बट कोई नहीं, मैं ये काम कर लेती हूँ, तो आप खुद ही थोड़ी देर में ये नोटिस करोगे कि आपकी बीमारी तो पता नहीं कहाँ चली गई। तो जो हम मैसेज देते हैं ना, ये सारा एनर्जी और फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। राइट। टैरो में भी वही होता है। ऑल्सो मैम, आई हैव हर्ड समवेयर कि जब भी आप टैरो रीडिंग करते हो तो जो भी आपके क्लाइंट की एनर्जी होती है वो आपके ऊपर भी पास ऑन हो जाती है, राइट? हाँ। तो अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई नेगेटिव एनर्जी है तो उसको आप मतलब कैसे रिमूव करते हो? ठीक है, तो मैं आपको एक क्लियर चीज़ बताती हूँ। ये चीज़ ना उन लोगों के लिए भी है जो अभी टैरो सीख रहे हैं। तो उनका सबसे पहले डर ये होता है कि अगर हम किसी की टैरो रीडिंग करते हैं या फिर अगर हम किसी की फ्रीक्वेंसी को मैच करने की कोशिश करते हैं तो हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है। बल्कि ऐसा कुछ नहीं होता। 2 छोटे सिंपल स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले जब आप किसी की टैरो रीडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले तो अपने आप को क्लींस करो। एक नंबर 1 स्टेप होता है कि किसी की भी टैरो रीडिंग करने से पहले अपने आप को और अपने कार्ड्स को और जहाँ पे आप बैठ के कर रहे हो उसको क्लींस करो। उसके बाद जब आपकी टैरो रीडिंग खत्म हो जाती है, अगेन उसको क्लींस करो। उससे क्या होता है, फ्रीक्वेंसीज कट हो जाती हैं, मतलब जो उनकी नेगेटिव साइड होती है वो कट हो जाती है एंड पॉजिटिव साइड जो आप एनर्जीज दे रहे हो ना वो वहीं पे रहती है। मतलब जो आपका इंट्यूशन पावर हो गया, जो आपकी एनर्जीज हो गई, वो वहीं पे रहती हैं और क्लाइंट की एनर्जी वहीं पे कट हो जाती है। दूसरी चीज़, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं जो पर्सनली करती हूँ मैं वो बताती हूँ। मैं एक सिनेमन वाटर बनाती हूँ और जब भी मैं, क्योंकि अगर हम किसी की लाइव रीडिंग कर रहे हैं या फिर हम कंटिन्यू कॉल्स अटेंड करते हैं, ऐप्स पे रजिस्टर्ड होते हैं, तो बहुत फ्रीक्वेंट कॉल आती है। अब पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम हर किसी की मतलब एनर्जीज को कनेक्ट करें या फिर कट करें, क्योंकि फ्रीक्वेंट कॉल्स होती हैं उसमें। तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, जो सिनेमन वाटर होता है ना उसको एक स्प्रे बोतल में डाल लो और जैसे ही कॉल कटो स्प्रे कर दो। उससे क्या होगा, सिनेमन वाटर सबसे बेस्ट रेमेडी होती है, एक तरह का बहुत अच्छा तरीका होता है जो एनर्जीज उसी टाइम कट हो जाती हैं और वो आपके ऊपर हावी नहीं होती। एक और मैं तरीका बता देती हूँ, ये भी इजी ही होता है वैसे तो। अगर आपको लगता है कि किसी की फ्रीक्वेंसी या किसी की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई है तो आप नमक ले सकते हो, सॉल्ट। तो उससे या तो अपने हाथ धो लो या फिर गर्म पानी में डाल के अपने पैर डिप कर लो। तो जो भी सारी नेगेटिविटी होती है ना वो सारी इंस्टेंट निकल जाती है। नमक का तो बहुत बहुत अच्छा रेमेडी होता है, क्योंकि इससे तो नेगेटिविटी 1 सेकंड में निकल जाएगी आप। तो ये तो बेस्ट ही होता है। ओके। और ऑल्सो मैम, जैसे कि हमें पता है कि आप न्यूमरोलॉजी भी करते हो साथ के साथ, तो मतलब ऐसे भी पॉसिबल है कि जो टैरो रीडिंग है और न्यूमरोलॉजी है दोनों इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से? ओके, तो अगर मैं बात करूँ एस्ट्रोलॉजी की, न्यूमरोलॉजी की एंड टैरो की, टैरो एंड न्यूमरोलॉजी कनेक्टेड तो है लेकिन ये बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि टैरो आपको ब्रीफ देगा जबकि न्यूमरोलॉजी आपको ये बताएगा कि आपका सोल पर्पस क्या है, आपका लाइफ पर्पस क्या है, क्योंकि वहाँ पे बात होती है सिर्फ नंबर्स की। एंड टैरो आपको गाइड कर देगा कि उन नंबर्स की तरह कैसे काम करना है या फिर कैसे उन तक पहुँचना है या फिर आपकी गाइडेंस कैसे लेनी है, क्योंकि आपके टैरो में भी थोड़ी बहुत न्यूमरोलॉजी होती है और न्यूमरोलॉजी में बिल्कुल भी टैरो नहीं होता। तो दोनों थोड़े अलग होते हैं लेकिन फिर भी कनेक्टेड होते हैं। सो मैम, इज इट पॉसिबल कि न्यूमरोलॉजी के थ्रू हमें पता लग सकता है कि किसी पर्सन की मतलब पर्सनालिटी क्या है एग्जैक्टली? हाँ एग्जैक्टली, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं और जज करने लग जाते हैं कि हमें, कई लोग जज करते हैं कि हमें तो पता चल जाएगा कि इसकी पर्सनालिटी ये है, इसका नंबर ये है। बट एक्चुअल में क्या होता है, हाँ
इसका आंसर तो यस है कि हाँ, आपको पता तो चल जाएगा कि सामने वाले की पर्सनैलिटी कैसी है, लेकिन फॉर द एक्सटेंट अगर आपको बिल्कुल क्लियर जानना है ना कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, तो उसके सारे ट्रेड्स आपको पता होने चाहिए नंबर के। जैसे अगर मैं बात करूँ नंबर 8 की, तो नंबर 8 अगर सुनते हैं ना, तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में आता है ये तो शनि का नंबर है, और ये तो बहुत ज़्यादा मतलब इसने तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करा होगा लाइफ में। तो उनको सिर्फ एक ही ट्रेट पता होता है कि इसने तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करा होगा लाइफ में। बल्कि नंबर 8 के और भी बहुत सारे मीनिंग है। जैसे नंबर 8 पावर का नंबर होता है, नंबर 1 इंट्यूशन का नंबर भी होता है, बहुत ज़्यादा इंट्यूशन का नहीं, लेकिन एक थोड़ा बहुत इंट्यूशन का। तो नंबर 8 का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपको लाइफ में सिर्फ स्ट्रगल्स मिलेंगे, आपको पावर मिलेगी, आपको नॉलेज मिलेगी, आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा ना कि आप चाह के भी वो एक स्ट्रगल वाला पार्ट होता है ना, उसको देखेंगे ही नहीं, आप सिर्फ उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट देखेंगे। अब कई लोग क्या करते हैं, उन्होंने बस ऊपर ऊपर से पढ़ लिया नंबर्स का मतलब, एंड उसके बारे में रील बनाना शुरू कर देते हैं कि इसका तो ये मतलब होता है, इसका तो ये मतलब होता है। इनफैक्ट कई क्लाइंट मेरे पास ना ऐसे आते भी ना, हमने तो इंस्टाग्राम पे रील पड़ी थी और उसमें तो ये लिखा हुआ था कि इसका ये मतलब है, लेकिन मेरी लाइफ में तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। तो अगर आपको एक्चुअल में नंबर्स की नॉलेज चाहिए ना, तो आप उसके पूरे ट्रेड्स पढ़ो कि उनका पूरे ट्रेड्स में क्या है। जैसे अगर मैं नंबर 8 की बात करूँ ना, तो वो इन्फिनिटी नंबर होता है, क्योंकि नंबर 8 इज अ इन्फिनिटी नंबर। आप जहाँ से स्टार्ट करोगे आप घूम के वहीं आ जाओगे, इसलिए इसको कर्मा नंबर भी बोला जाता है कि जैसा आप करोगे वैसा आप करोगे पाओगे। अब अगर मैं बात करती हूँ नंबर 1 की, नंबर 1 हमेशा स्ट्रेट होता है, एक सिंगल लाइन में नंबर होता है, ये डिसिप्लिन का नंबर होता है। लेकिन इसके और भी एस्पेक्ट्स होते हैं, इसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी होते हैं, क्योंकि ये बंदा कभी किसी के आगे झुकता नहीं है, कभी किसी के आगे मना नहीं करेगा, हर काम के लिए हाँ कर देगा, लेकिन एक अपना एक एग्रेशन होता है, एक अपना ईगो होता है, एक अपनी पर्सनालिटी होती है, वो 8 वाले में नहीं होती, क्योंकि वो थोड़ा मोल्ड होता है, थोड़ा झुका हुआ होता है। तो हर नंबर का अपना एक अलग एस्पेक्ट होता है। ये बस आप जिस तरह से समझ रहे हो और जिस तरह से नंबर के ट्रेड्स पढ़ रहे हो ना, उसी अकॉर्डिंग आप उनको लिया करो। ये नहीं कि इंस्टाग्राम की रील देख ली और वो आधा अधूरा ज्ञान जो आजकल लोग करते हैं, तो वो वाली चीज़ मत करो। अगर आपको अच्छे से समझना है तो उसके सारे ट्रेड्स पढ़ो, क्योंकि पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है हर नंबर का। सो जब भी कोमल मैम आप अपने टैरो रीडिंग सेशंस करते हो, तो अगर जैसे भी कोई भी पर्सन आपके पास आ रहा है, तो आप उसकी एनर्जी से आप कैसे कनेक्ट करते हो? ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बताऊँगी कि अगर कोई भी पर्सन मेरे पास आ रहा है या फिर किसी भी एक साइकिक के पास जा रहा है ये पूछने के लिए कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है या फिर क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसका जो माइंडसेट होना चाहिए वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि वो सही क्वेश्चंस के साथ आए, नेगेटिव थॉट्स के साथ ना आए, नेगेटिव क्वेश्चंस के साथ ना आए। क्योंकि उसका क्या एस्पेक्ट हो जाता है कि लोग ये सोच के आते हैं कि हम पहला क्वेश्चन उसको जज करने के लिए पूछेंगे एंड सेकंड क्वेश्चन उससे पूछेंगे कि हाँ, ये हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम है, अब हमें आपके ऊपर ट्रस्ट हो गया है, तो अब आप हमें हमारे क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे। लेकिन उनको ये नहीं लगता कि जब आप पहले ही नेगेटिव एनर्जीज के साथ आ रहे हो, तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी भी नेगेटिव रख रहे हो, आप अपनी सारी एनर्जीज नेगेटिव रख रहे हो, तो आपको रियल आंसर कैसे मिल सकते हैं। तो ये तो नंबर 1 बेस पॉइंट हो गया किसी भी टैरो लाइन में या फिर किसी भी न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी में अगर आप क्वेश्चन फ्रेम करते हो, तो ये एनर्जीज एक्सचेंज तभी होंगी तब जब आप अपनी अच्छी एनर्जीज के साथ आओगे। नंबर 2 पार्ट है, जब भी आप एनर्जीज एक्सचेंज करते हैं, हम किसी से अपनी एनर्जीज एक्सचेंज करते हैं, तो किस तरह से कैच की जाती है। सबसे पहले तो हम इंटेंशंस देते हैं। जैसे सपोज अगर आप मेरे पास आए, आपने कोई क्वेश्चन फ्रेम करा, तो पहले मैं आपका नाम पूछूंगी, आपका क्वेश्चन पूछूंगी, आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछूंगी, उसके बाद मैं इंटेंशन दूंगी अपने आप को कि ये पर्टिकुलर पर्सन है, ये मेरे पास आया है, इसकी डेट ऑफ बर्थ ये है और ये इस माइंडसेट के साथ मेरे पास आया है। अब यहाँ पे आ गया ना वही माइंडसेट, जिस माइंडसेट के साथ आप मेरे पास आए हो, तो मैं वही माइंडसेट बोलूंगी कि ये इस माइंडसेट के साथ आया है या फिर ये पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आया है। तो मैं जब वहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म कर दूंगी, उसके बाद चीजें आती है कि मैंने किस तरह से अपने क्वेश्चन को फ्रेम करा। अब आप मेरे पास आ गए, लेकिन अब मैं एनर्जीज को कैसे बताऊंगी, टैरो को कैसे बताऊंगी कि क्या क्वेश्चन चल रहा है। तो मैं आपकी फोटो या फिर आपकी पिक्चर अपने माइंड में एनालाइज करूंगी, उसको इंटेंशंस दूंगी, टैरो को इंटेंशंस दूंगी कि ये पर्टिकुलर पर्सन है, इसको एनालाइज करो, इसके लाइफ पाथ को एनालाइज करो कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। उसके बाद जो मेरे सारे इंटेंशंस होते हैं वो टैरो में जाते हैं, क्योंकि मेरे हार्ट टैरो पे होते हैं और हमारे माइंड की सारी एनर्जीज जो फ्रीक्वेंसीज होती है ना, वो माइंड से सीधा हैंड्स पे जाती है। तो वो हैंड्स टैरो पे होते हैं, टैरो कार्ड्स पे होते हैं। जो भी कार्ड मैं पुल करूंगी वो पहला कार्ड इसीलिए बोला जाता है कि जो पहला कार्ड होता है ना, वो आपकी एनर्जीज को बताता है, वो एक्चुअल आपकी फ्रीक्वेंसी को बताता है कि किस लेवल पे आपकी फ्रीक्वेंसी है। जो वो पहला कार्ड मैंने पुल करा वो एक्चुअल में आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो इस तरह से वो कनेक्शन जो है ना वो बिल्ड होता है। सो मैम, अगर किसी पर्सन को अपनी इंट्यूटिव एबिलिटीज़ बढ़ानी है या फिर अपने आप में मतलब ट्रस्ट गेन करना है, तो वो कैसे कर सकता है?
बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत सारे लोगों को ना ये लगता है कि हम नहीं कर पाएँगे या हम तो इस चीज़ के साथ पैदा ही नहीं हुए, तो हमारे तो बस की ही नहीं है। तो जी। एक छोटी-सी चीज़ मैं बताती हूँ, कभी भी अगर किसी को अपनी इंट्यूशन पावर ये सारी चीज़ें ना एक्टिवेट करनी हो, क्योंकि हर किसी के अंदर होती है, किसी के अंदर थोड़ी ज़्यादा होती है, किसी के अंदर कम होती है। तो सबसे पहले तो ये कोशिश करना छोड़ दो कि एक साथ आपको आ जाएगी, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में ना कुछ नहीं होता, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको कुछ नहीं आ सकता, धीरे-धीरे आपको चीज़ें आती हैं। तो अगर इंट्यूशन पावर की बात करें ना, तो पहले तो अपनी इंट्यूशन पावर को समझो कि वो कैसे काम करती है, राइट। क्योंकि हर किसी की इंट्यूशन पावर अलग लेवल पे काम करती है। किसी की इंट्यूशन पावर गट फीलिंग होती है, किसी को कोई थॉट आ जाता है, किसी को ये लगता है कि नहीं रुको अभी ये काम मत करो। किसी एक होता है ना कि आपने सुना हो किसी को कोई बोलता है कि हमारे तो मुँह से निकल गया। वो भी एक तरह का इंट्यूशन पावर होता है जिसको लोग समझ नहीं पाते हैं। तो हर किसी का इंट्यूशन पावर अलग लेवल पे होता है। अगर आपको नॉर्मल किसी भी इंसान को अपनी इंट्यूशन पावर को एक्टिवेट करना है ना, तो सबसे पहले समझो कि आपकी इंट्यूशन पावर क्या है, किस फ्रीक्वेंसी पे वो काम कर रही है। फिर धीरे-धीरे उस प्रोसेस को करो। सपोज़ धीरे-धीरे का मतलब हुआ आप पहले ये समझो कि अगर मैं इंट्यूशन पावर सीखना चाहती हूँ, तो कोई भी अगर थॉट मेरे माइंड में आ रहा है तो उसको समझो। उसको नेगेटिविटी में मत लो, उसको राइट। डर के साथ मत लो, उसको समझो कि एक्चुअल में ये चीज़ मुझे क्यों फ़ील हो रही है। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊँ ना, कोई भी चीज़ अगर आपको फ़ील हो रही है ना, तो उसका मतलब होता है। ओके। अगर मुझे डर भी लग रहा है, उसका भी कोई मतलब होता है। अगर कोई गट फीलिंग भी आ रही है, उसका भी कोई मतलब होता है। इसलिए अगर आपको कोई चीज़ समझनी है ना, इंट्यूशन फीलिंग को अगर आपको समझना है, तो पहले आप उस पर्टिकुलर चीज़ का मतलब समझो कि ये इसका ये मतलब है, तो मतलब ये इसीलिए मुझे आया है। अगर आप धीरे-धीरे ये चीज़ें करोगे, तो वो चीज़ें काम करेंगी और आपका इंट्यूशन पावर धीरे-धीरे स्ट्रॉन्ग होगा। बाकी राइट। 2-3 ऐसे तरीके होते हैं, जैसे आप मेडिटेट कर सकते हो। मेडिटेशन से तो आपकी इंट्यूशन पावर हाई लेवल पे जा सकती है। क्योंकि एज़ अ टैरो रीडर, एज़ अ न्यूमरोलॉजिस्ट मैं खुद भी मेडिटेशन करती हूँ। मेडिटेशन से क्या होता है, आपके चक्रास एक्टिवेट होते हैं, वो आपके इंट्यूशन पावर को बढ़ाते हैं। मेडिटेशन कर सकते हो और सबसे ईज़ी तरीका है आप जर्नल करो। ओके। जितना आप जर्नल करोगे ना, उतना आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी, क्योंकि वो एक आपके इमेजिनेशन को बढ़ाएगा। तो जब भी हम अगर हमारे माइंड में कोई थॉट आ रहा है या फिर हमें लग रहा है कि यार ये पता नहीं क्यों मुझे सपना आया या क्यों मुझे थॉट आया, उसको लिख दो। राइट। जैसे आप उसको लिखोगे ना, तो आप उसका सोल पर्पस समझोगे कि ये पर्टिकुलर अगर थॉट मुझे आया है तो क्यों आया है। मतलब उसका मीनिंग हमें समझ आने लगेगा। तो इस ये कुछ छोटे-छोटे तरीके होते हैं जिनकी वज़ह से हम अपना इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो कोमल मैम, आप एज अ टैरो रीडर अपनी लाइफ में या फिर अपने प्रोफेशन में क्या-क्या चैलेंजेस या फिर क्या-क्या डिफिकल्टीज फेस करते हो? अगर मैं बात करूँ ना डिफ़िकल्टीज़ की, तो डिफ़िकल्टी कई बार तो इस लेवल पे होती है कि मुझे भी ये लगता है कि ये सच में अच्छा प्रोफ़ेशन है। फिर मैं अगर मतलब मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सही बता रही हूँ ये चीज़। कई बार या तो ये लगने लग जाता है कि ये सच में एक ऐसा प्रोफ़ेशन है कि लोग आपको इस नज़रिए से देख रहे हैं। क्योंकि एज़ अ टैरो रीडर ना, लोग जैसे अगर हम ऐप्स पे भी काम करते हैं या हम पर्सनल रीडिंग भी करते हैं, किसी के पास हमारा नंबर होता है, तो एज़ अ वुमन सबसे पहले वो लोग ये सोचते हैं कि ये एक डेटिंग साइट है और आप यहाँ पे आओ और आप क्वेश्चंस पूछो और आपको आंसर मिलेगा। और अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं भी मिलेगा ना, तो कई लोग तो इनफैक्ट ये भी बोलने लग जाते हैं कि मैम आप ही हो जाओ सेट, या फिर आप करा दो किसी से सेट। मतलब उसको एज़ अ डेटिंग ऐप के में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये भी कुछ चैलेंजेस होते हैं। प्लस एक एक मेन चैलेंजेस जो एक तरह का मिथ भी है, लोगों को ये लगता है कि टैरो रीडर तो फ्री में रीडिंग करता है। मतलब हमारी प्रॉब्लम है और आपका काम है सॉल्यूशन देना, लेकिन आप हमें सॉल्यूशन फ्री में दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। अब उनको ये चीज़ समझ में नहीं आती कि अगर आप रीडिंग भी करा रहे हो, ये सारी ना एनर्जीज़ एक्सचेंज होती है। अब मैं आपको एनर्जीज़ एक्सचेंज का पर्पस समझाती हूँ कि कई बार ये एनर्जीज़ एक्सचेंज कैसे काम करती है। जैसे अगर मैं आपकी कोई इंट्यूशन रीडिंग कर रही हूँ, तो मैंने एक्सचेंज में आपको इंट्यूशन रीडिंग दी, राइट। प्लस आप मुझे रीडिंग में क्या दे रहे हो, इंट्यूशन एक्सचेंज में क्या दे रहे हो। अब आप या तो मुझे कुछ सामान दोगे या फिर आप मुझे मनी दोगे। अब एज अ प्रोफेशन मैं सामान का तो क्या ही करूंगी, तो ऑब्वियसली मुझे मनी चाहिए होगी। तो राइट। अगर मैं ये वाला पॉइंट भी हटा दूं, मैं सोचूं कि यार ये तो गरीब है, ये तो मुझे मनी नहीं दे पाएगा, इन एक्सचेंज आपको कुछ ना कुछ देना पड़ता है अगर आपको अपनी रीडिंग चाहिए तो। अगर आपको अपनी एनर्जीज एक्सचेंज करानी है, तो वो एक्सचेंज का जो पार्ट होता है ना, वो आपको देना पड़ता है। जैसे कि अगर हम आरती भी लेते हैं ना थाल में से, तो हम थाल में 10 रुपए का नोट जरूर रखते हैं या 5 रुपए का सिक्का रखते हैं। वो एक्सचेंज एक्सचेंज ऐसे ही काम करता है। या फिर अगर मैं बात करूं, अगर हम पंडित के पास जाते हैं हाथ दिखाने, उसको भी हम दक्षिणा दे के आते हैं, या कुछ पूछते भी है तो भी दक्षिणा देते हैं। सबसे सिंपलेस्ट, अगर हम मंदिर में जाते हैं, बिना हम पैसे चढ़ाए वापस नहीं आते। हम ये सोचते हैं कि यार पैसे नहीं चढ़ाए, पैसे नहीं चढ़ाए, भगवान हमें पैसा नहीं देगा, बट एक्चुअल में वो एक एक्सचेंज ही होता है कि हमने आपको दिया, आपने हमें दिया। कुछ ये नहीं होता कि आप कम दे रहे हो या ज्यादा दे रहे हो, इट्स जस्ट कि आप एक्सचेंज
में कुछ कर रहे हो। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एज़ अ मतलब साइकिक वर्ल्ड में या फिर इस फील्ड में सबको फेस करनी पड़ती हैं। जैसे कि मैम अभी आप एनर्जीज़ की बात कर रहे हो, तो इन एनर्जीज़ के थ्रू हम किसी पर्सन की मतलब लाइफ पाथ को या फिर डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं? देखो, चेंज नहीं कर सकते क्योंकि एक तरह से ना ये सारा रिटर्न तो होता ही है, लेकिन आप कुछ हद तक चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं पर्सनैलिटी और डेस्टिनी नंबर की बात करूँ ना, तो उसका मतलब फिक्स होता है, उनके ट्रेड्स फिक्स होते हैं। लेकिन अगर आपको पता होता है ना कि वो चीज़ें कैसे काम कर रही हों, तो आप उनको अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हो। जैसे कि अगर मैंने बात करी थी ना आपसे नंबर 4 की, अगर मैं बात करती हूँ, नंबर 4 राहु का नंबर होता है, तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में आता है ये तो राहु का नंबर है, इसका तो उल्टा ही होगा, या फिर इसके साथ तो प्रॉब्लम्स ही होंगी, या फिर इसका तो दिमाग बहुत तेज होगा। बट अगर राहु वाला बंदा, नंबर 4 वाला बंदा अपने दिमाग को यूज करे ना, तो वो कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है। क्योंकि दो ट्रेड्स हो गई, एक नेगेटिव साइड हो गई, एक पॉजिटिव साइड हो गई। अब राहु वाले बंदे ने अगर पॉजिटिव साइड ही देखी तो उसका अच्छा होगा। अगर वो देख ही नेगेटिव साइड रहा है, वो देख ही नेगेटिव ट्रेड्स रहा है, तो वो जाएगा भी उसे, मतलब चॉइस हो गई एक तरह से। ये कि आपके पास चॉइस है, आपने कौन सा चूज करा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो डेस्टिनी हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम मोल्ड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग चीजों को। सो कोमल मैम, माय लास्ट क्वेश्चन इज कि अगर आप हमारी ऑडियंस को कुछ मैसेज दे पाओ जो उनके लिए हेल्पफुल हो काफ़ी, तो वो आप क्या देंगे? ओके, तो एक छोटा सा मैसेज है। कई लोगों को ये मैसेज बड़ा भी लगेगा, कई लोगों को ये मैसेज ऐसे लगेगा कि बहुत छोटा सा मैसेज है। बट एक्चुअल में क्या है कि कई बार हम ये सोचते हैं कि हम लाइफ में सिर्फ एक ही ट्राई कर सकते हैं, या फिर हम 2 ट्राई कर सकते हैं, या फिर हद से हद हमने 3 ट्राई कर लिए। उसके बाद हम सोचते हैं कि अब पर्पस खत्म हो गया है हमारा, अब हम कुछ नहीं कर सकते। बट एक्चुअल रियलिटी ये है कि आप लाइफ में कितने भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि लाइफ आपकी है, आपका काम आपका है, हाथ पैर आपके चल रहे हैं, चीज़ें आप कर रहे हो, तो आप कितने भी ट्राई कर सकते हो। अगर आप ये सोचोगे ना कि भई मैं तो एक ही ट्राई कर सकता हूँ या फिर मैं 2 ही ट्राई कर सकता हूँ, आप गलत सोच रहे हो। आप जितने चाहे उतने ट्राई कर सकते हो, क्योंकि हर ट्राई में आप एक अपग्रेडेड वर्जन निकल के आओगे। क्योंकि पहला अगर आपने सपोज़ आपने ठोकर भी खाई, आप उठ गए, आप चल दिए, दोबारा ठोकर खा ली, फिर उठ गए, फिर चल दिए, फिर तीसरी बार आप देखोगे ना कि पत्थर तो नहीं है, क्योंकि 2 बार तो आपने देखा नहीं, लेकिन तीसरी बार आप देख के चलोगे कि कोई रास्ते में पत्थर तो नहीं आ रहा, उसके बाद आप चलोगे, तो आप अपग्रेड हो गए। तो कभी भी ना लाइफ में ये नहीं सोचना चाहिए कि हम एक ही चीज़ कर सकते हैं। घुस जाओ, 2-3 चीज़ों में घुस जाओ। इनफैक्ट कई बार ना हम ये सोचते हैं कि हम एक ही प्रोफ़ेशन चूज़ करेंगे, उसी में बहुत अच्छे हो जाते हैं। लेकिन हमारे डीप इनसाइड हमारे मन में चल रहा होता है कि यार मैं तो डांस में भी बहुत अच्छी हूँ, मैं तो सिंगिंग में बहुत अच्छी हूँ, और मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में घुस गई, अब मैं क्या करूँ? अब क्या हो रहा है, अब लोग ना इस चीज़ को समझ रहे हैं धीरे-धीरे। तो वो क्या अप्लाई कर रहे हैं, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी अगर आप देखोगे ना, डांसिंग का या फिर सिंगिंग का, इनकी एक्टिविटीज़ होने लग गई है। तो वहाँ पे आप अपना प्रोफ़ेशन भी कर रहे हो, प्लस अपनी हॉबीज़ को भी टाइम दे रहे हो। तो अगर आपको लगता है ना कि आप एक ही चीज़ कर सकते हो, तो आप गलत सोच रहे हो। आप एक साथ कई चीज़ें कर सकते हो, बस आपको करने का तरीका आना चाहिए। एंड इसी तरीके को समझने के लिए ना हम लोग रीडिंग्स भी लेते हैं। कई लोग इस चीज़ को समझने के लिए भी रीडिंग लेते हैं कि एक्चुअल में हमारा लाइफ़ पर्पस क्या है, हमारी सोल पर्पस क्या है, कि हम अपने नंबर्स के थ्रू ना क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो वो भी सारी चीज़ों की नॉलेज मिलती है इसमें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। अगर आपको मेरा पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, मेरी बातें अच्छी लगी हो, समझ आई हो, और कोई भी आपको रीडिंग करानी हो, तो स्क्रीन पे सारी डिटेल्स गिवन है।